दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी भाषा भारती क्लास 7th हिंदी विशिष्ट। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को। पाठ 2, दादी की घड़ी। आइए पढ़ते हैं और जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से कि क्या दादी की घड़ी कैसे काम करती है। घर भर में सबसे छोटा होकर दीपू बड़ी मुसीबत में पड़ गया। यूं उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते कि पूरे घर में वह सबका लाडला है, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। दिन भर तो उसे सबकी डांट टपट ही सुननी पड़ती थी और हर तरह की बिगाड़ ढूंढनी पड़ती थी। इसके एवज में मम्मी या दादी थोड़ा सा दुलार दे देती तो कौन सी बड़ी बात थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे की नौकर समझकर दिन भर नचाते रहते। बहुत हुआ तो कभी एक आध टॉफ़ी या रंगीन चौक पकड़ा दी और छुट्टी। तो दीपू क्या था, दीपू परेशान था कि सब सोचते हैं कि मुझे बहुत प्यार किया जाता है, और लेकिन मुझे तो बहुत सारे काम भी दिए जाते हैं करवाने के लिए, क्योंकि मैं घर में छोटा जो हूँ। तो दीपू सोचता था कि सबको लगता है कि मुझे बहुत प्यार दिया जाता है घर में। ऐसे मौके पर वह सोचता, काश वह भी इन लोगों की तरह बड़ा होता तो घर में उसका भी रौब रहता। भैया या दीदी बड़े क्या बन गए, अपने आगे किसी को कुछ गिनते ही नहीं। मान लिया कि बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बाकी लोग निरे बुद्धू हैं। वाकई कम से कम दीपू के बारे में तो उनका ख्याल यही था। उन्हें इस बात की जरा भी खबर नहीं है कि दीपू भी अब बड़ा हो गया है, स्कूल जाता है, 4th कक्षा में पढ़ता है, और तो अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है। उनके लिए तो वही नन्हा दीपू था कि जब चाहा प्यार कर लिया और जब चाहा डांट कर भगा दिया। तो देखिए दीपू के मन में क्या भाव चल रहा है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, सबका काम भी करने लगा हूँ, स्कूल भी जाने लगा हूँ, स्कूल में भी बड़ी क्लास में पहुँच गया, फिर भी मुझसे सब लोग क्या कहते हैं कि तुम अभी छोटे हो। अन्याय की तो हद हो गई थी कि मम्मी पापा तक उन्हें कुछ नहीं कहते थे। छोटी वाली दोनों मेज उन दोनों ने घेर रखी थी। अलमारियों पर भी उनका ही दखल था। दीपू बेचारे के हिस्से में आई थी एक खूंटी, जिस पर वह अपना बस्ता टांगता। पढ़ने के लिए मेज तो दूर है, एक डेस्क तक नहीं थी। पापा कई बार उसका मन रखने के लिए कहते, अपनी मेज की जगह कर देंगे। पापा के पास बैठने पर आधी जान तो वैसे ही सूख जाती। पढ़ाई क्या खाक होती। दीपू बेचारा मम्मी के ट्रंक से ही गुजारा कर लेता। तो टंकियाँ होती हैं, ट्रंक होते हैं, तो दीपू किसको टेबल बनाता था, टंकी को टेबल बनाता था और उस पर बैठ कर ही अपनी पढ़ाई करता था। सोचता था कि काश मैं भी बड़ा होता तो मुझे भी एक टेबल, एक अलमारी मिलती अपना सामान रखने के लिए। कोई समझता ही नहीं था कि मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ। दादी भैया जब भी पढ़ते होते तो घर में कोई ऊंची आवाज़ में बोलने तक नहीं देता, लेकिन दीपू पढ़ते वक्त वे रेडियो की सुर में सुर मिलाकर घर सिर पर उठा लेते। दीपू के दोस्त दिन भर आते जाते रहते, कोई उन्हें बैठने तक को नहीं कहता, पर दीदी भैया के पास कोई आता तो बाकायदा नमस्ते करनी पड़ती। मम्मी उनके लिए ढेर सारा नाश्ता बनाती रहती और दीपू बहरा बनकर रसोई में, ड्राइंग रूम में नाचता रहता। दीदी की सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठियाँ पहुँचाना और भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता का ही काम करना। तो दीपू बेचारा देखो कितना परेशान है। उसके दोस्तों की भी कदर नहीं की जाती उस घर में, और उसकी तो कदर ही नहीं है कि वह छोटा है। इसलिए वह सोचता है कि मुझे बड़ा बना दिया जाता तो शायद मेरा भी कुछ सम्मान होता घर में, मेरी भी कुछ पहचान होती, मेरी भी बातों को माना जाता। ये देखिए बेचारा दीपू सो रहा है। घर में एक ही अलार्म टाइम पीस था। वह बारी बारी से दीदी और भैया के सिरहाने रखा रहता था। दीपू की बड़ी साथ थी कि हम भी सिरहाने घड़ी रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत करें। उसके भाग्य में तो सुबह 8 बजे पापा की डांट खाकर ही उठना था।
तो उसका भी मन करता था कि मैं भी अलार्म लगाकर सोऊं और अलार्म की आवाज़ से उठूं। लेकिन उसे तो पापा की डांट की आवाज़ सुनकर ही उठना पड़ता था। दीदी और भैया की तरह उसके पास भी कलाई घड़ी होती तो भी कोई बात थी। वे लोग बड़े थे, घर की हर चीज़ पर अपना ही हक जताते थे। उसे ताज्जुब होता, इन लोगों की परीक्षाएं क्या रोज़ चलती रहती हैं? जब देखो तब 4 बजे उठकर पढ़ने बैठ जाएंगे। एक दिन तो वह जिद अड़ गया। उसके स्कूल में एक दिन इंस्पेक्टर आने वाले थे। उसने आते ही जोरदार शब्दों में ऐलान कर दिया, आज घड़ी मैं लूँगा और मैं लेकर सोऊंगा। क्या हमें पढ़ाई नहीं करनी होती है? जब देखो तब इन्हीं की शान चलती है। दीदी कहने लगी, कितने बजे उठना है मैं जगा दूंगी। वाह साहब, दूसरे ही से कहना होता तो मैं मम्मी से ना कह देता, कम से कम प्यार से तो जगाएंगी। आखिर मम्मी की को ही दया आ गई। बोली, शीलू तेरी तो आज परीक्षा खत्म हो गई, कल तो तुझे जल्दी नहीं उठना है। एक आध बार दीपू को भी दे दिया करो, उसका मन रख लिया करो। तो मम्मी की समझाने पर मम्मी की सिफारिश शायद काम कर गई। मम्मी की सिफारिश काम कर गई और रात को घड़ी वाला स्टूल उसके सिरहाने पर था। उसे तो खुद चाबी भरने की इच्छा थी, पर दीदी का चेहरा देखकर चुप रह गया और घड़ी मिल गई थी वही बहुत है। रात भर उसे अलार्म के सपने आते रहे। उसने अपनी सारी किताबें तकिए के नीचे रख ली थी। टेबल लैंप लगाने की सोच रहा था, पर डर के मारे चुप रहा, क्योंकि सारे सामान पर तो घर के बड़े लोगों का कब्जा था। उसके पास तो कुछ भी नहीं था। वह 5 अलार्म लगाकर सोया था। सुबह उठा तो धूप रोज की तरह कमरे में फैल चुकी थी। सिरहाने देखा, घड़ी स्टूल समेत गायब थी। समझ गया दीदी ने उसके सो जाने के बाद यह कारस्तानी की होगी। मम्मी, वह जोर से चिल्लाया। क्या है रे? रसोई से मम्मी ने चिड़चिड़ी आवाज़ आई। सुबह उनके पास फालतू वक्त नहीं होता। मेरी घड़ी कहाँ है? कमरे में कंघी करती हुई दीदी की ओर संदेह भरी नज़रों से देखते हुए वो चिल्लाया, घड़ी तो राजा भैया। पल्लू से धार गई। दीदी की आवाज़ में मिठास थी कि दीपू घबरा गया। तो देखिए कितना उसके साथ बुरा हुआ। जैसे तैसे उसने घड़ी मांगी भी तो भी उसको अलार्म सुनने को नहीं मिला। क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। होना क्या था, रात को आपने किक मारी, वह हाई जंप कर गई। सेव करते हुए भैया ने जवाब दिया। लेकिन वह तो सिरहाने रखी थी, किक कैसे लगी? दीपू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन आपका सिर तो सिरहाने नहीं था, भैया ने मुंह बनाते हुए कहा। सारी रात तो बिस्तर पर इधर से उधर चहलकदमी करते रहते हो। ओफ, क्या जोर से आवाज़ हुई थी गिरने की। सारा घर जाग गया सिवाय आपके, दीदी ने फिर चिढ़ाया। तो देखिए, उससे कहा गया कि तुमने रात को सोते समय उस टेबल में पैर मार दिया और वह क्या हुआ, गिर गई नीचे और टूट गई। लाड़ करने की हद होती है। पापा मम्मी पर झल्ला रहे थे। जरा सी जिद के लिए घड़ी का सत्यानाश करवा दिया। 15-20 रुपये से कम नहीं लगेंगे सुधरवाने में। दीपू इस तरह चौतरफा हमले से एकदम रुआंसा हो गया। आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जाकर बैठ गया। तो देखिए अब दीपू कहाँ जाता है? अपनी दादी के पास। अपनी दादी से बात करता है। क्यों, क्या हुआ रे? तुलसी के चौरे पर के पास माला जपती दादी ने पूछा। सोते में मुझसे घड़ी टूट गई। और सबके सब मुझे डांट रहे हैं। उसे अब सचमुच रोना आ रहा था। तू भी तो मेरा बेवकूफ़ है, दादी ने उसे प्यार करते हुए कहा। जरा सी घड़ी के पीछे सबकी चिरौरी करता फिरता है। मुझे पढ़ने के लिए सवेरे उठना जो होता है। अच्छा यह बता कि जब घड़ियाँ नहीं थी तब क्या लोग जगते नहीं थे? मुझे ही देख, कार्तिक में मैं रोज़ 4 बजे नहाती हूँ। 12 महीने नहा धोकर लक्ष्मी नारायण की आरती में पहुँच जाती हूँ। सो मैं क्या कहूँ, घड़ी लेकर सोती हूँ। दादी की बात ने उसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सच दादी, तुम कैसे इतने सवेरे जग जाती हो? एक बात है, किसी से कहेगा तो नहीं?
मेरी तरकीब अपने पास ही रखना। दीपू ने सिर हिला दिया। दादी उसे अपने बिस्तर के पास ले गई। बोली, देख, यह जो मेरा तकिया है ना, इससे रात को सोते समय कह देती हूँ, भाई तकिए राम, सुबह 4 बजे जगा देना। बस यह जगा देता है। तो देखिए दादी कैसे समझाती हैं दीपू को। दीपू ने तरकीब सुनी तो आश्चर्य हुआ, उसकी आंखें फैल गईं। दिन भर यही इंतजार कर रहा था कि कब रात हो, कब मैं सोऊं और तकिए का करिश्मा देखूं। रात को उसने सबकी नज़र बजाकर तकिए से अपनी बात कही और इत्मीनान से सो गया। सुबह तो वही 8 बजे रहे थे। दूसरे दिन भी यही हाल, फिर तीसरे चौथे दिन भी। फिर उसने यह नुस्खा मन से निकाल दिया। समझ गया दादी की भूत प्रेतों और परियों की कहानी की तरह यह तरकीब भी निरी गप्प थी। एक शनिवार उसे फिर घड़ी की ज़रूरत पड़ी। इस बार उसने जिद नहीं की, परंतु दीदी से कहा, दीदी सुबह मुझे 5 बजे जगा देगी। कल ना बाबा, कल तो इतवार है, कल तो अपने राम 8 बजे से पहले नहीं उठने के, दीदी ने कहा। और कल मैं कहाँ तीर मारने जाना है भैया? कि इस प्रश्न से उसे बड़ा गुस्सा आया। हमेशा की तरह मम्मी ने उसका पक्ष लिया। बोली, अरे कल उसकी ट्रिप जा रही है, सांची जाएंगे सब बच्चे। मुझे तो सारा काम निपटाने रात को देर हो जाती है और सुबह की नहीं हामी नहीं भर सकती। तो दादी ने से कहे, दीपू 5 बजे क्या 4 बजे जगा देंगी? पता नहीं ये बूढ़े लोग इतने सवेरे से क्यों उठ बैठते हैं। कहती हुई दादी की अपनी रजाई में दुबक गई। कहती हुई दीदी अपनी रजाई में। दीदी ने कहा कि जाओ तुम दादी से ही कहो। दादी घर पर नहीं थी। 12 बजे से उनके कीर्तन के लौटने की आशा भी नहीं थी। हताश होकर दीपू ने तकिए का सहारा लिया। भाई तकिए राम, मेहरबानी करके कल तो जगा ही देना, ठीक 5 बजे। 7 बजे तो बस निकल जाएगी। कैसा आश्चर्य था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो चारों ओर अंधेरा था। तो वह समझा कि रात ही है और डर के मारे दमसादे चुपचाप पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद ही दादी कमरे में से रघुपति राघव राजा राम की आवाज़ आई और उसको कुछ धीरज बंधा। दौड़कर दादी के कमरे में गया। वह अभी रजाई में ही था। दादी, मैं तुमसे पहले जग गया, उसने विजयी मुद्रा में कहा। मतलब उसे अच्छा लगा ना कि मैंने तकिए से कहा और मेरी बात पूरी हुई। मैं बिना अलार्म के अपने आप उठ गया। क्यों रे इतनी जल्दी? दादी उसे रजाई में लपेटती हुई बोली। आज पिकनिक पर जो जाना है, पता है हम लोग सांची जाएंगे। और मम्मी को देखो, अब तक सो रही हैं। खाना कब बनेगा? 7 बजे। मुझे पहुंच जाना है स्कूल, दीपू ने शिकायत की। तो अभी तो बहुत देर है, अभी तो 5 बजे हैं। 5 बजे, दीपू खुशी से चिल्लाया। तब तो तकिए भाई ने ठीक समय पर जगा दिया। मैं कहती थी ना। कहाँ दादी? दीपू ने शिकायत की। इतने दिनों तक तो एक बार भी नहीं जगाया। दादी ने उसे और भी पास सटाते हुए कहा, दीपू बेटा, तू तो पागल हो गया है। तकिया भी कहीं बोलता है? असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। जब हमें ज़रूरत से उठना पड़ता है तो हमें जगा देता है। घड़ी की आवाज़ तो तू बंद ही कर सकता है, पर इसकी आवाज़ बंद नहीं कर सकता, जगा कर ही छोड़ती है। तो ऐसी अनोखी घड़ी का राज पाकर दीपू बहुत खुश हुआ। तो ये थी हमारी दादी की घड़ी, जो लिखा गया है पाठ मालती जोशी जी के द्वारा। श्री मालती जोशी देश की में स्थापित कथाकारों में से एक है। मध्य प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाने वाली महिला कथाकार की कहानियों बाल कथा साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। बाल कहानियों में जहां बाल मनोविज्ञान बारीकी से अंकन हुआ है, वहीं उनकी नैतिक विकास का भी पूरा ध्यान रखा गया है। और ये है दादी की घड़ी की कहानी, उन्हीं में से एक है। तो ये थी हमारी मालती जोशी जी, जिनके द्वारा इस पाठ को लिखा गया। अगली वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।